आलोका अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बंगाल हिंसा पर एक परिचर्चा लेकर के आया हूं और उसका जो मैं थंबनेल बनाया है वो बनाया है लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल नॉट रूल ऑफ लॉ। हिंदी में इसका अनुवाद है कि बंगाल में शासक का शासन है, जैसे राजतंत्र में होता है, नॉट रूल ऑफ लॉ, कानून का नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी शासक हैं, शासिका है, तो उनका शासन है बंगाल में, कानून का नहीं। तो जो टैगलाइन है वो यही है, लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल नॉट रूल ऑफ लॉ। चलिए इसकी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता मालिक होती है, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार मालिक है। जब जनता मालिक होती है तो रूल ऑफ लॉ लागू होता है, लेकिन जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर मालिक होती है तो रूलर्स लॉ लगता है, नॉट रूल ऑफ लॉ। बहुत सारा कंफ्यूजन है, चलिए इसे दूर करते हैं। दोस्तों, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भी गलती करती है तो उसे दंडित करने का प्रावधान भी संविधान में उपलब्ध है। दोस्तों, आप सारे लोग मेरे साथ साथ हम सब, हमारे व्यूअर जो हमारे सामाजिक परिवार के हमारे मित्र हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हम सब लोग इस बात को लेकर उद्वेलित हैं, दुखी हैं क्या कि बंगाल में राष्ट्रीय शासन क्यों नहीं लग रहा है, पहला। दूसरा, आप देखेंगे पूरे देश में एक बड़ी तरह की सेकुलर चुप्पी है। उत्तर प्रदेश में एक हमारा भाई अखलाक मारा गया था, उसको लेकर के आज तक जो मुस्लिम बौद्धिक वर्ग है या एक राजनीतिक दल है, नाम नहीं लूंगा राजनीतिक दल का, वो अखलाक की हत्या को या अखलाक के उस दुर्भाग्यपूर्ण हत्या को लेकर के आज तक वो एक वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम वर्ग के 10 लोगों को पहले मारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, फिर उन्हें जिंदा जला दिया। इस हत्या पर भारत का पूरा सेकुलर गैंग चुप है। हाँ, सेकुलर गैंग में कह रहा हूं, वो चुप है, वो शांत है। क्यों? क्योंकि वो बंगाल में हत्या हुई है ना, वो एक सेकुलर स्टेट है बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वो तो कम्युनल स्टेट है। वहां अगर एक व्यक्ति मर जाएगा तो फिर तो ये देश संविधान से नहीं चल रहा है, यहां तो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। ऐसी एक पर चर्चा, एक ऐसा विमर्श भारत में प्रारंभ कर दिया जाता है। हो सकता है कि मेरे शब्द कुछ कठोर लगे, ऐसा लगे कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव महसूस हो रहा हूं, लेकिन मैं किसी पार्टी की तरफ झुकाव महसूस नहीं हो रहा हूं। जब मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए टीचर या एज ए राजनीतिक विश्लेषक आपसे एक वीडियो बनाता हूं, तो मेरी व्यक्तिगत किस पार्टी की तरफ मेरा झुकाव है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना हो। वो वोटर भी तो है, अगर वो वोटर है तो किसी न किसी पार्टी को वोट देता होगा। लेकिन जब मैं किसी परिचर्चा को प्रारंभ करता हूं तो उसमें मेरी व्यक्तिगत किस पार्टी से लगाव है या किस पार्टी को मैं मत देता हूं, क्योंकि मेरे मत भी पार्टी के कार्यों के अनुसार बदलते रहते हैं। मैं किसी एक पार्टी को कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसी पार्टी को मत दूं। खैर, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बंगाल में हिंसा हुई तो क्या 356 लगा देना चाहिए, राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो उनके प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके आधार पर तो राष्ट्रीय शासन नहीं लगने जा रहा है। अभी तक तो बस यही लग रहा है कि रिपोर्ट मांगी जाएगी और सब ढाक के 3 बार जमा हो जाएगा, जो जमा खर्च शून्य निकलेगा। किसी की बात नहीं मानी जाएगी, राष्ट्रीय शासन नहीं लगने जा रहा है, हम कितने भी उद्वेलित हो ले। लेकिन फिर भी हमें सरकार के ऊपर एक दबाव बनाए रखना है। देखिए, सरकारें कोई भी जो निर्णय लेती है वो लाभ और हानि पर भी निर्णय लेती है। अगर मैं ही पद पे हूं तो मैं भी निर्णय इस आधार पर लूंगा कि इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि। तो जब सरकार को यह लगने लगता है कि इस निर्णय से उनको हानि हो सकती है तो फिर वो निर्णय नहीं लेती। जैसे इस समय केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय शासन नहीं लगाने जा रही, वो ऐसा संकेत दे रही है क्योंकि लगता है उससे ज्यादा राष्ट्रीय शासन लगाने में हानि ज्यादा होगी। तो अगर हम सब मिलकर सरकार को ये इंस्पायर करें या एक विमर्श प्रारंभ करें कि सरकार को राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया गया तो उसका हानि उसे उठाना पड़ेगा, चीजें बदल जाएंगी। तो
अब सरकार राष्ट्रीय शासन क्यों नहीं लगाने जा रही है, इसके पीछे का जो तर्क मुझे समझ में आता है वो यही है कि एक तो पहला, वो राष्ट्रीय शासन लगाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जा करके आंसर करे, और मान लो सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय शासन को वापस कर देगी, तो उससे बड़ी भेद पिटती है। दूसरा, 6 महीने में ममता रो रो के चिल्लाएंगी कि उनके साथ बड़ा अत्याचार अनाचार हुआ है। दूसरा, 10 सालों में उन्होंने एक काडर तैयार किया है, एक वातावरण तैयार किया जिसमें पुलिस व्यवस्था भी न्यूट्रल नहीं उसी सरकार की तरफ। तो उन्हें पुनः ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद वो पुनः सत्ता में आ जाए, क्योंकि राष्ट्रीय शासन अनंत काल तक तो नहीं लगाया जा सकता, तो ममता बनर्जी फिर सत्ता में होगी। तो कहीं न कहीं भारत की सरकार इस मामले में निर्णय लेने में बचना चाह रही है। तीसरा, जो केंद्र की सरकार है वो ज़्यादातर मामलों में राष्ट्रपति शासन लगाने से बच रही है, क्योंकि वो इस बात का, जब वो विपक्ष में थी, बार बार विरोध कर रही थी कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन अनावश्यक रूप से लगाया गया। तो ये 3 कारण हैं, मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं या मोटे मोटे लग रहे हैं, जिन 3 कारणों की वजह से भारत सरकार राष्ट्रपति शासन वहाँ नहीं लगा रही। और संभावना प्रधानमंत्री के जो ट्वीट्स हैं या प्रधानमंत्री के जो पर चर्चा आई है या जो भी उन्होंने बात कही है, उससे लग रहा है कि भारत की सरकार अभी राष्ट्रपति शासन को बहुत अनुकूल नहीं मान रही है। अब आगे क्या होगा हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। फिलहाल तो लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अब समस्या आती है कि अब चलो बंगाल पे पर चर्चा करते हैं कि बंगाल में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बंगाल आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, बौद्धिक कार्यों का भी गढ़ रहा है, लेकिन क्रांति है, जो हिंसा है, जिसे जब हम हिंसा को सकारात्मक रूप से यूज करते हैं तो वो राष्ट्र के लिए बहुत काम आती है, चाहे भगत सिंह की हिंसा हो या बंगाल के सूर्यसेन जी की हिंसा हो। क्यों? क्योंकि वो हिंसा एक शोषक वर्ग के खिलाफ थी। लेकिन अगर वो हिंसक चरित्र आगे सस्टेन रहता है और वो राजनीतिक दुरुपयोग के षड्यंत्र में फंस जाता है तो वो सरकारों के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। बंगाल में जो राज्य प्रायोजित हिंसा है, जहां पर एक घटना घटी, वो पूरा जिला बम बनाने के लिए मशहूर है या बदनाम है। हर घर में बम बनता है, अगर बनेगा तो उसका उपयोग भी होगा। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारा वोट बैंक बना रहे, इसके तहत उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अपराधी का धर्म देखा जाता है। ये एक ऐसी परंपरा देश में चल गई क्या कि अपराधी एक निश्चित धर्म का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई न करो, नहीं तो पूरे देश के उस धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। ये यूं ही एक परंपरा डाल दी गई है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। और दूसरा, बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा को कम्युनिस्टों ने जन्म दिया और बंगाल की जनता ने कहीं न कहीं कम्युनिस्टों को हटाकर ममता बनर्जी को इसीलिए सत्ता सौंपी थी को इस हिंसक प्रवृत्ति से बच सके। लेकिन ममता बनर्जी कम्युनिस्टों की भी दादी निकल आई, नानी निकल गई, क्या कहूँ, उनसे 4 कदम आगे निकल गई और उन्होंने कम्युनिस्टों से ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति, जब से 2021 में चुनाव हुए, आपको याद होगा, मुझे भी याद है, जैसे ही रिजल्ट आए और ममता बनर्जी चुनाव जीती, तब से लेकर के अब तक ना कितनी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। बाबुल सुप्रियो को अपनी सांसदी का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से वो अब राज्यसभा से में जाना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के उससे, या तृणमूल कांग्रेस से विधायक बनना चाहते हैं। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विधायक होने के बाद में भी अपने आप को बंगाल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो वहाँ जो आम काडर होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो सोचा होगा हमने क्यों वोट दिया। केंद्र में एक सरकार बैठी है जो ऐसे चुटकी बजाते ही ममता बनर्जी की सरकार को तहस नहस कर सकती है अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत, फिर भी केंद्र सरकार चुप है। दिल्ली में बैठकर हम नफा और नुकसान लगा सकते हैं, लेकिन बंगाल में उनके काडर का क्या होगा? उनका काडर है और वो काडर इंडियन है, बंगाली है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक काडर होने से उसके जीवन का महत्व कम नहीं हो जाता। किसी पर्टिकुलर धर्म का, अब मुसलमान मारे गए, फिर पूरे देश के मुसलमान चुप है। अब कहाँ गया बौद्धिक विमर्श? अब गैंग जो पुरस्कार वापसी नहीं शुरू होगी। अब बंगाल में इंटॉलरेंस नहीं है। जो मारने वाले हैं संभवतः वो हिंदू हैं, मरने वाले कन्फर्म मुसलमान हैं। तो अब क्या हो रहा है? हिंदुओं ने मुसलमानों के घर जला दिए और इस देश का मुसलमान चुप है, सेकुलर। क्यों चुप है? क्योंकि अब ममता बनर्जी के खिलाफ। तो बहुत
सिलेक्टिव पॉलिटिकल चलता है यहाँ पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। मरने पर भी राजनीति उस आधार पर की जाती है कि वो व्यक्ति किस पार्टी का मरा है, किस धर्म का मरा है, और मरने के बाद उसको पोलिटिसाइज किया जाए तो लाभ होगा कि नहीं। तो दोस्तों, लोकतंत्र में जो बंगाल की पर चर्चा हम करते हैं, बंगाल और केरल, अब दो ऐसे राज्य बचे हैं जहां राजनीतिक हिंसा अभी भी वहां की चुनी हुई सरकार है उसका उपयोग करती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा यह उत्तर प्रदेश नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद आप बताइए कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। बंगाल में ऐसे एक महीने में 28 कत्ले हुए थे। नोटिस जो पॉलिटिकल किलिंग्स हुई थी वो 28 की तो जानकारी है, और नानी कितने और लोग मारे गए हैं जो बगैर जानकारी के मार दिए गए। कल जो मारा गया वो एक ही पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने ही कार्डर में आपस में लड़ गए और हत्या कर दी। हत्या हम सब राष्ट्र की संपत्ति है, हम अपनी हत्या भी नहीं कर सकते जन्म लेने के बाद। मैं चाहूँ कि मैं स्वयं मर जाऊं तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं आत्महत्या का प्रयास करूं और जीवित बच जाऊं तो मुझे सजा है। तो इसलिए कोई व्यक्ति किस पार्टी का कार्यकर्ता है, इससे उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स है कम थोड़ी ना हो जाते हैं। तो बंगाल में जो हत्या है ये एक राजनीतिक चरित्र को दिखाता है। केरल में जो हिंसा है वो एक राजनीतिक चरित्र को दिखाता है कि हिंसा के बल पर वो सत्ता पर कायम रहना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या वो चाह रहे हैं कि जनता तय करेगी? जनता ने आपको 3 से 77 सीटें दी, 1-2% मत हो जाता तो आप सरकार बना रहे होते। इतना भरोसा तो जनता ने आप पर किया है। अगर हमारा वीडियो भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रहा है तो मेरा उनसे प्रार्थना है कि आप इस समय 6 महीने आप राज्यपाल शासन लगाएंगे, 6 महीने बाद ममता बनर्जी ज़्यादा बड़े पावर में आ जाएंगे। इस डर से क्या आप केंद्र में बैठ करके उन अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते जिससे वहां की जनता को रिलीफ मिले? आर्टिकल 356 प्लीज 356 लगाइए और 6 महीने बाद जनता को तय करने दीजिए कि वो ऐसी राजनीतिक हिंसा को चाहते हैं या नहीं। अगर वो पूरा का बंगाल यही राजनीतिक हिंसा चाहता तो आपकी 75+ सीटें नहीं आती, और 2% वोट अगर और आपको ज़्यादा मिल गया होता तो आप बंगाल में सरकार बना रहे होते। तो उतने लोगों की तो रक्षा कीजिए, वो कैसे करेंगे आप? इसके लिए इतना रिस्क भारतीय केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा, हमारी केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को उठाना पड़ेगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है प्रधानमंत्री जी आपसे कि आप 356 लगाइए। ये राजनीतिक हित और अनहित की बात नहीं है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों की, हमारे लीगल अधिकारों की बात है। कोई व्यक्ति वहां जिंदा जला दिया जाता है और एक इतनी नृशंस हत्या होती है, और हम क्या इस बात को इस आधार पर तय करेंगे कि उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी? जब कोई मरता है तो भारतीय मरता है, उसका कोई भी धर्म क्यों ना हो। मुस्लिम मरा है तो क्या वो भारतीय नहीं है? हमें धर्म को जाति के बगैर हमें ये देखना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की भी हत्या न हो पाए, और खासकर वो राज्य की प्रशय के द्वारा हत्या होना। उसकी मेंसरिया क्या थी? लॉ का विद्यार्थी होने के नाते, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, इसके होने के नाते मैं जानता हूँ कि मेंसरिया का महत्व क्या, मनस्थिति का महत्व क्या है। आप सोचिए कि किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद उसकी बदला लेने के लिए कानून गया भाड़ में, न्यायालय गया भाड़ में, सॉरी टू से दैट न्यायालय के लिए ऐसा, लेकिन उनके नज़रिए से बता रहा हूँ, वो भाड़ में गया उनके लिए। उन्होंने तुरंत जिसके ऊपर शक था, ना कोई अपील ना कोई दलील, रोनाटिक की तरह अंग्रेजी शासन है क्या बंगाल में कि जिसको चाहे कि बस हमारा मन है, हमने ना अपील का अधिकार ना दलील का अधिकार। काला कानून बना दिया बंगाल को, बिल्कुल सारा का अधिकार उनका काडर लेकर के बैठा है। और भारत की इतनी स्ट्रॉन्ग 303 से ज़्यादा सांसद किस देश की जनता ने बना के दिए? बंगाल में इतने सांसद आपको क्यों मिले? बंगाल में इतनी ज़्यादा सीटें आपको मिली हैं, और उसके साथ में अगर 2% वोट ज़्यादा होता तो आप सत्ता में होते। इतना तो बंगाल की जनता ने बीजेपी के साथ किया है, तो पॉलिटिकली भी आपको एक काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली भी भारत सरकार की ड्यूटी है कि उन्हें 356 लगाना चाहिए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, क्योंकि राम सेतु की तरह मैं गिलहरी हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हूँ, ना इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, कुछ
100-200 400 लोग मेरी बातों को सुनते हैं केवल, तो मेरी पहुंच शायद उन तक न पहुंच पाए, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात पहुंचती है तो मुझे लगता है जितना एक राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते जितना मेरा ज्ञान है, भारत की सरकार को 356 को लगाना चाहिए। ये एक समय है कि बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। ये अंतिम घटना होनी चाहिए। इस तरह से पॉलिटिकल घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। दोस्तों, जितना मेरे पास ज्ञान है उस आधार पर मैंने बंगाल की घटना को आपको बताने का प्रयास किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि रूलर्स लॉ, शासक का शासन कितना खतरनाक है। रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, विधि का शासन। जो सरकारें होती हैं वो कानून का राज्य स्थापित करने के लिए होती है। सरकारें स्वयं में कानून नहीं होती। सरकारें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का स्थान नहीं ले सकती। सरकारें सीपीसी का स्थान नहीं ले सकती। सरकारें सीआरपीसी का स्थान नहीं ले सकती। सरकारें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का स्थान नहीं ले सकती हैं। सरकारें कानून के राज को स्थापित करने के लिए होती है, ना कि अपना निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए। ममता बनर्जी की सरकार जो कर रही है, केरल में जो वहाँ की कांग्रेस या कम्युनिस्ट सरकारें जो समय से अदला बदली करती रहती है, वो जो काम कर रहे हैं वो रूलर्स लॉ है। वो अपना शासन चलाते हैं, ना कि कानून का राज स्थापित करती है। वो केवल अपना काडर पे शासन चलाते हैं, पुलिस शासन चलाते हैं, जैसा चाहे पुलिस। आप सोचिए, वहाँ पर लोग जिंदा जलाए जा रहे थे, वहाँ पर लोगों को पीटा जा रहा था, पुलिस उपलब्ध नहीं थी, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। यानी हमारे पास जो पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब ऊपर से ऑर्डर आएगा। उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में पुलिस के हाथ पैर बंधे थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ अब वो बंगाल में हो रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार को भी हाथ पर हाथ धरे रहकर या मेमोरेंडम दे करके या उनको 72 घंटे में कारण बताओ नोटिस जारी करके चुप नहीं हो जाना चाहिए। मेरी गृह मंत्री जी से भी गुजारिश है कि प्लीज़ वो ऐसा एक्शन लें जिससे कि बंगाल की जनता को इस पॉलिटिकल क्लीन से मुक्ति मिले। दोस्तों, आज की परिचर्चा में यही समाप्त करता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे कि मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और मैं आप तक अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर ला सकूँ। आज की परिचर्चा यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।